गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेजिस्लेशन के एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के कैंडिडेट, गेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट, डीजीएमएस के एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो की सीरीज निकल रही है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये मील का पत्थर साबित होगी। आप इसको कंटिन्यू डेली देखिए और लाइक करते हुए कमेंट्स दीजिए, सजेशन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो है नए कैंडिडेट अगर फर्स्ट बार देख रहे हो तो बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो चलिए आप तैयार हो जाइए विगत वर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 80 नंबर तक का प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया था मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में। आज के दिन 81 नंबर तक का, 81 से आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही है 81 नंबर का क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है? एवरी केज ऑफ अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इन विच पर्सन्स राइड शैल बी, प्रत्येक केज या अन्य ढोने वाली साधन, किसको ढोने वाली क्या साधन? जिसमें पर्सन राइड करते हो, ऊपर नीचे चढ़ते हो, तो वैसा के लिए कहा गया जा रहा है। ये नंबर में क्या कह रहा है? कवर्ड कंप्लीटली एट द टॉप, तो टॉप पर कवर्ड तो होनी ही चाहिए फ्रेंड्स। बी नंबर कहता है क्लोज्ड इन एट द टू साइड्स इन ए मैनर सफिशिएंट टू प्रिवेंट पर्सन और थिंग्स फ्रॉम प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द साइड्स, तो क्लोज्ड होना चाहिए दोनों साइड से इस मैनर में कि लोग जो है बाहर की ओर, साइड से बाहर की ओर प्रोजेक्ट होने से उनको रोका जा सके। सी नंबर कहता है प्रोवाइडेड विथ सुटेबल गेट्स, तो भी सुटेबल गेट्स प्रोवाइड होनी ही चाहिए। लोगों को साइड से बाहर गिरने का खतरा से रोकना वाला होना ही चाहिए। गेट्स और फेंसेस शैल नॉट ओपन आउटवर्ड, गेट और फेंसेस बाहर आउटवर्ड्स में खुल नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर ई नंबर ऑल दी एबव होगी फ्रेंड्स। इस संबंध में जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 81 मैन वाइंडिंग, जिसका सब रेगुलेशन नंबर 14 कहता है एवरी केज, जिसका ए नंबर कहता है 14 का सब रेगुलेशन ए कहता है एवरी केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इन विच पर्सन्स राइड शैल बी कवर्ड कंप्लीटली एट द टॉप। ये तो एकदम प्रश्न के जैसा ही आपकी लाइन को छापा है, जैसा रेगुलेशन में दी हुई है उसी के क्रम में। दूसरा नंबर कहता है क्लोज्ड इन एट द टू साइड्स इन ए मैनर सफिशिएंट टू प्रिवेंट पर्सन्स और थिंग्स फ्रॉम प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द साइड, एकदम करेक्ट दूसरा का यहां पर बी नंबर में प्रोजेक्ट किया है। अब तीसरा देखते हैं प्रोवाइडेड विथ ए रिजिड हैंड बार फिक्स्ड इन ए पोजीशन वेयर इट कैन बी इजिली रीच्ड बाय ऑल पर्सन इन द केज एंड अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस। यहां पर इस लाइन को नहीं कहा है, लेकिन आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि केज के अंदर एक हैंड बार, रिजिड हैंड बार फिक्स्ड रहेगी जहां तक लोगों की हाथ आसानी से पहुंच सके और उसको पकड़कर अंदर में खड़ा रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। फोर्थ नंबर में क्या कहता है? प्रोवाइडेड विथ सुटेबल गेट्स और अदर रिजिड फेंसेस, उसमें अन्य गेट और फेंसेस प्रोवाइड होना चाहिए इस प्रकार से कि उनकी गैप जो होगी फ्लोर से फर्स्ट मेंबर के बीच में। Other means of convenience and the lowest part of the cage or fences does not exceed 15 सेंटीमीटर, लोवेस्ट पार्ट और जस्ट उसके ऊपर वाला जो दूसरा मेंबर है उसके बीच में 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए गैप, और साथ ही अन्य मेंबर के बीच में गैप 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस पर प्रश्न आपसे इस बार पूछ सकता है गेट्स और गेट्स सेल फेंसेस सेल नॉट ओपन आउटवर्ड, तो ये भी आपको लाइन में दी हुई है। तो इस तरह से ई नंबर को आपने टिक लगा चुका है। अब आते हैं 82 नंबर को, क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ ए रोप हॉलेज सिस्टम आर टू बी एग्जामिन्ड बाई ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन 7 days। जैसे ही आप ये प्रश्न को पढ़ते हैं, हॉलेज सिस्टम
के रोप का इंस्पेक्शन करने, एग्जामिन करने के संबंध में, तो आपको 98 रेगुलेशन नंबर याद आनी चाहिए, जिसमें कहा है एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन। इसमें कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन टू एग्जामिन केयरफुली। तो ये एग्जामिन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कॉम्पिटेंट पर्सन की। क्या ड्यूटी है प्रश्न? ये सब रेगुलेशन में देखते हैं 98 का 1 का ए नंबर में देखते हैं क्या कहता है। वंस एटलीस्ट इन एवरी 24 आवर, प्रत्येक 24 घंटे में कम से कम एक बार प्रत्येक हॉलेज इंजन का, ब्रेक व्हील का, रोप का और अदर अप्लायंसेस इन यूज, जो आप अन्य अप्लायंसेस यूज करते हैं। यहां पर 3 का नाम लिखा है, ये तीनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, जो डेली चेक करनी है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। वो कौन कौन सी है? हॉलेज इंजन, ब्रेक व्हील, रोप और अदर अप्लायंसेस इन यूज। यहां पर चौथा का अदर के नाम से दे दिया है, तो 3 तो आप अच्छे से याद रखिए। हॉलेज इंजन, जो प्रत्येक हॉलेज इंजन कहेंगे, ब्रेक व्हील, रोप और अदर जो अप्लायंसेस इन यूज हैं उनको डेली चेक करना है फ्रेंड्स। बी नंबर में कहता है, जो आपको प्रश्न से रिलेटेड ही है, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, प्रत्येक 7 दिन में एक बार, एवरी ट्रैक वेयर द हॉलेज इज इफेक्टेड बाय मींस ऑफ मैकेनिकल पावर और ग्रेविटी, प्रत्येक हॉलेज ट्रैक को जांच करनी है जो कि मैकेनिकल पावर या ग्रेविटी के थ्रू इफेक्टेड होती है, यानी उसके ऊपर चलती है। एंड एवरी सेफ्टी कंट्रीवेंस फिटेड देयर ऑन, और उसके ऊपर का प्रत्येक सेफ्टी डिवाइसेस को आपको सप्ताह में एक बार जांच करना है। तो ए नंबर ट्रैक की जांच करना है। स्टॉप ब्लॉक, जो कि वीडियो की सीरीज है उसमें बताया जा चुका है कि जितने सेफ्टी डिवाइसेस हैं उसका फिगर बना करके मैं कट पेस्ट किया हूं, बोर्ड में समझाया हूं फ्रेंड्स। तो स्टॉप ब्लॉक एक सेफ्टी डिवाइस है, उसको वीकली चेक करना है। रनवे स्विच एक सेफ्टी डिवाइस है, उसको वीकली चेक करना है। ऑल सेफ्टी डिवाइसेस को आपको वीकली में एक बार चेक करना ही है। तो ऑल द एबव ई नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर आपने 82 नंबर का प्रश्न को कर लिया है। अब 83 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कहता है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द Partitions and walls of every air crossing shall be not less than dash centimeter in thickness if constructed of masonry or of concrete not properly reinforced। तो जो एयर क्रॉसिंग, जो वेंटिलेशन एप्लियंसेस की हम लोग अंतर्गत रखते हैं फ्रेंड्स, क्या चीज? एयर क्रॉसिंग। क्या होता है एयर क्रॉसिंग? इनटेक और रिटर्न एयरवे, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एयर क्रॉसिंग। और एयर क्रॉसिंग के जगह पर जो आप वॉल खड़ा करते हैं, ये बनाने के लिए, एयर क्रॉसिंग को बनाने के लिए, यदि आप उसको मैसोनरी या कंक्रीट से बना रहे हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 159 जिसमें कहता है क्या 10 नंबर में कि द पार्टीशन एंड वॉल ऑफ एवरी एयर क्रॉसिंग शैल बी नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर इन द कंस्ट्रक्टेड ऑफ मैसोनरी और कंक्रीट। यहां पर क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। बी नंबर को आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगली लाइन जरूर पढ़ लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में इस बार ये पूछ दे शायद। एंड नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर इन इफ कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रॉपरली रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अगर आप रेनफोर्स्ड कंक्रीट, जो कि यहां नॉट प्रॉपरली रेनफोर्स्ड लिखा था प्रश्न में, लेकिन अगर लिख दे रेनफोर्स्ड, लोहे के साथ, सरिया के साथ आप अगर उसको बनाने का काम कर रहे हैं तो वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप ई को कौन सा? बी को टिक लगाकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आंसर बी को टिक लगा लिया है आपने। अब मैं आता हूं 84 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है? रिकैपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप इज डन टू, जो वाइंडिंग रोप का रिकैपिंग आप प्रत्येक 6 महीना में, कल की वीडियो में, कल के प्रश्न में ये बताया था मैं फ्रेंड्स कि हर 6 महीने में एक बार जो आप रिकैपिंग करते हैं, या उसके ऊपर जब भी कोई एक्सीडेंटल शॉक लगती है या फिर ओवर वाइंडिंग हो जाती है, ओवर स्पीडिंग होती है, तो आप क्या करते हो? रिकैपिंग करते हो, यानी कि कैप
पहनी हुई रहती है हमारी रस्सी, लोहे की रस्सी जो वाइंडिंग रोप है, वो कैप पहने रहते हैं। जैसे आप कैप पहने रहते हो वैसे ही वो भी कैप पहने रहती है। उस कैप को क्या बोलते हैं? रोप कैपल बोलते हैं फ्रेंड्स। रोप कैपल को आपको फिर से पहनाना है। कैसे पहनाना है? आप अपना सर काट नहीं सकते, लेकिन इसके इंड को 2 मीटर आप काट करके हटा देते हो और उसके ऊपर रोप केपल फिर से पहना देते हो। उसको आप पहनाने के लिए व्हाइट मेटल को पोर्ड करते हो। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है फ्रेंड्स। इंक्रीज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द रोप। तो क्या है के लिए करते हैं? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ रोप को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती क्या है, मैं यहां पर आपके सामने लिख दिया हूं, जो कि आपके प्रश्न में नहीं दिया है, ये मेरे द्वारा लिखा गया है। मॉडुलस ऑफ रप्चर या बेंड स्ट्रेंथ को ही कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फ्रेंड्स। बी नंबर देखते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रोप। रोप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं क्या? रिकेपिंग। सी नंबर कहते हैं प्रिवेंट एक्सेसिव रस्टिंग ऑफ रोप। रोप के एक्सेसिव रस्टिंग के लिए को रोकने के लिए करते हैं क्या? ऐसे करते हैं क्या? डी नंबर में रिमूव ए पोर्शन ऑफ रोप सब्जेक्टेड टू सेवर स्ट्रेस। तो इसी के लिए हम लोग करते हैं। कल मैं बताया हूं, फिगर देख करके बताया हूं कि नोडल पॉइंट्स को चेंज करने के लिए पर्पज में इस प्रश्न को कल ही की वीडियो में बता चुका हूं। तो सेवर स्ट्रेस को चेंज करने के लिए, रिमूव करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? रिकैपिंग करते हैं फ्रेंड्स। आंसर डी को टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। 85 नंबर तक का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या कहता है? पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द साउंड लेवल ऑफ द ऑडियो विजुअल शैल बी एट लीस्ट डैश डैश टू डैश डैश हायर देन द एम्बियंट नॉइस लेवल। तो हायर देन द एम्बियंट नॉइस लेवल ऑप्शन पढ़ने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स आपको कि एम्बियंट नॉइस लेवल आसपास का जो नॉइस का लेवल है, जिसमें हम लोग आसानी से कान को बिना तकलीफ पहुंचाए सुन सकते हैं, उसके संबंध में मैं यहां गूगल से लिखा हूं। देखिए क्या कहता है। एम्बियंट बैकग्राउंड नॉइस इन द मेट्रोपॉलिटन अर्बनाइज्ड एरिया टिपिकली वेरीज फ्रॉम 60 to 70 डेसिबल। कहने का मतलब मेट्रोपॉलिटन और अर्बनाइज्ड एरिया में जो एम्बियंट नॉइस लेवल होती है वो 60 to 70 डेसिबल। डीबी जो है साउंड को मेजर करने की यूनिट होती है। एंड कैन बी एज हाई एज, वो हाई एज तक पहुंच सकती है। कितना तक? 80 डेसिबल तक। तो 80 डेसिबल इसकी एम्बियंट हम रख सकते हैं, एम्बियंट नॉइस लेवल, और ग्रेटर इससे भी अधिक हो सकती है। क्वाइट suburban neighborhood experience ambient noise level of approximately 45 to 50 decibel। यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी 1978 में ये जो है एब्जॉर्ब किए थे। तो इसकी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डीजीएमएस के सर्कुलर नंबर आप 1/2010 का एक लाइन मैं कट पेस्ट करके पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कितना? 1/2010 डीजीएमएस सर्कुलर। द साउंड ऑफ द ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी मोर देन द सराउंडिंग नॉइस लेवल। तो सराउंडिंग नॉइस लेवल से ऑडियो विजुअल अलार्म ज्यादा शोर करने वाला होना चाहिए, ताकि आसानी से सुना जा सके कि कोई वहां ना आ रही है। दैट इट कैन बी हियर्ड डिस्टिंक्टली, यानी साफ तौर पर सुना जा सके। तो वो कितनी है? 110 डेसिबल साउंड लेवल इज सुटेबल फॉर ऑडियो विजुअल अलार्म। तो ऑडियो विजुअल अलार्म के लिए डीजीएमएस साहब ने कह दिया है कि 110 डेसिबल सुटेबल है। However, the sound level shall be within +- 5 डेसिबल। इसके साथ +- 5 डेसिबल का ऊपर नीचे करने का परमिशन दे दिया गया है। ऑफ द वैल्यू ऑफ विच इक्विपमेंट डिजाइंड व्हेन मेजर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द यूनिट। यूनिट से 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर उसको मेजर किया गया, जहां से साउंड निकलती है वहां से 1.2 मीटर की दूरी पर मेजर किए हैं। तो ऐसा इतनी सुनाई देनी चाहिए। एंड द लाइट इंटेंस सेल नॉट बी लेस देन। लाइट की बात करता है, जो ऑडियो की बात किया उसमें +- 5 डेसिबल के साथ 10 डेसिबल बात किया, लेकिन विजुअल की बात जब करेंगे, यानी देखने की बात जब करेंगे, इंडिकेटर के रूप में आप जो जलाते हैं, जलती है, दिखती है आपको जलता हुआ, तो उसकी जो है
300 लक्स से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 110 डेसिबल से कम नहीं होनी चाहिए, 110 डेसिबल होनी चाहिए, प्लस माइनस 5% हो सकता, प्लस माइनस 5 डेसिबल हो सकती है, लेकिन जो विजुअल होती है उसकी 300 लक्स से कम नहीं होनी चाहिए। एक कहता है नॉट लेस देन 300, यानी कि आप 300 एक कर सकते हैं, 299 नहीं कर सकते। एट ए डिस्टेंस, आप कितनी डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द यूनिट से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने इसको मेजर किया है और साउंड को 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर मेजर करके ये निर्धारित किया है डीजीएमएस साहब ने। तो चलिए फ्रेंड्स, एलईडी के सुटेबल क्वांटिटी का होना चाहिए, आपने इसको कर दिया है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, आप पढ़ चुके हैं। 86 नंबर में क्या कहता है, हाउ मेनी पर्संस हैव टू बी रेस्क्यू ट्रेंड इफ 425 persons are ordinary employed below ground in a mine। अगर बिलो ग्राउंड माइन में 425 व्यक्ति नियोजित हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्लासेस में। तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड माइंस रूल्स में दी हुई है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का डेफिनेशन। तो 425 पर्सन अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स कितने रहने चाहिए, हाउ मेनी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स पूछा गया है। तो इस संबंध में आपको याद आना चाहिए रूल नंबर 19 ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985, जिसमें कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, देयर डिस्पोजिशन यानी कि डिस्पेंसेशन एंड एकोमोडेशन, उनके रहने और खाने की व्यवस्था आपको उनके साथ करना है, अपॉइंटमेंट करने के साथ ही आरटीपीस को, जिसको हम लोग रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन कहते हैं। इस संबंध में पहला क्या कहता है, इन माइंस वेयर मोर देन 100% ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, ऐसा माइंस जहां पर 100 से अधिक व्यक्ति साधारणतः नियोजित हैं, कम से कम 5 आरटीपी सेल बी रेडली अवेलेबल इन द टाइम ऑन द सरफेस ऑफ माइन। तो माइन के सरफेस पर 5 कम से कम रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हर समय उपलब्ध रहने चाहिए जब 100 से अधिक व्यक्ति आपके खदान में काम कर रहे हो फ्रेंड्स। तो दूसरी नंबर पढ़ते हैं, इफ द एम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 500, यदि आपके खदान की एम्प्लॉयमेंट 500 से अधिक हो जाती है, जो प्रश्न में नहीं दी है, 500 से अधिक नहीं है आपके खदान की एम्प्लॉयमेंट, 425 ही है, तो नंबर ऑफ आरटीपी सेल बी एटलीस्ट 1 फॉर एवरी 100 पर्सन और पार्ट। तो इस पर फिर से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अगर आपके खदान में 510 मैन पावर है तो आरटीपी कितने होंगे। तो 100 से अधिक होने पर और 499 या 500 तक रहने पर आप तो रखेंगे 5 ही, लेकिन जैसे ही 600 आपने कहा, मैं प्रश्न दिया हूं कि 510 हो गई है, तो आप हर 100 और या उसके भाग पर, तो उसका भाग मैं दे दिया हूं 10, तो इस तरह से एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन आपकी बढ़ जाएगी, तो 6 हो जाएगा 510 पर। तो आपने जान लिया कि 525 के लिए तो हमको 5 ही रखना है, तो आप 5 रख सकते हैं, बी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके सभी कंटेंट, सभी वर्ड आपके पढ़ लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी कंटेंट से प्रश्न आ सकते हैं। देयर शैल बी डिस्पोज्ड इन सच ए मैनर दैट ऑलवेज एटलीस्ट 5 पर्सन्स आर अवेलेबल ऑन द सरफेस। इस तरह से उनको डिस्पोज करना है कि कम से कम 5 आदमी हर समय सरफेस पर उपलब्ध रहना चाहिए। ऑनर शैल प्रोवाइड सुटेबल एकोमोडेशन टू देम, ऑनर उनके लिए सुटेबल एकोमोडेशन रहने की व्यवस्था प्रदान करेंगे। ABC देखिए क्या कहता है, रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, ब्रिगेड मेंबर एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू स्टेशन शैल बी गिवन एकोमोडेशन क्लोज टू द रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन के नजदीक में किसको किसको घर देना है, ऑनर को, रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट को देना है, इंस्ट्रक्टर को देना है, ब्रिगेड मेंबर्स को देना है। रेस्क्यू रूम इंचार्ज और को कहां देनी है, रेस्क्यू रूम के नजदीक देनी है। और रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जो अटेंडेंट है रेस्क्यू रूम के, उनको भी रेस्क्यू रूम के नजदीक घर रहने के लिए देना है, आरटीपीज और इंस्ट्रक्टर को, अटेंडेंट को। अब यहां पर रेस्क्यू 10% एम्प्लॉयड इन द माइन शैल बी गिवन एकोमोडेशन क्लोज टू द एंट्रेंस ऑफ द माइन। माइन के एंट्रेंस के नजदीक में ऑनर को देनी है, जो खान में नियोजित आरटीपीज हैं उनके लिए घर। चलिए फ्रेंड्स, अब चौथे नंबर पर, देयर शैल बी अरेंजमेंट ऑफ बेल्स और अदर डिवाइसेस टू कॉल देम क्विकली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी पर कॉल करने के लिए सुटेबल जो है बेल्स या अदर डिवाइसेस का अरेंजमेंट करके रखना है फ्रेंड्स। तो ये रही रूल नंबर 19 माइंस
रूल 1985 का, एक अपॉइंटमेंट ऑफ रिस्क 10%, देयर डिपोजिशन, डिस्पेंशन एंड एकोमोडेशन। ये 86 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके आप 5 बी नंबर को टिक लगा चुके हैं आप लोग फ्रेंड्स। यहां देखिए 87 कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ व्हाइट मेटल व्हेन पोर्ड इनटू द सॉकेट शैल नॉट बी एक्सीड डैश डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जैसे आपने पढ़ा रोप का जो आप रिकेपिंग करते हैं तो उस दौरान उसको व्हाइट मेटल को पोर्ड करते हैं तो उसकी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए। तो इस संबंध में देखिए यहां पर जो 5 का कौन सी रेगुलेशन, वाइंडिंग रोप जो CMR 85 का 5 का ई का रोमन लेटर 1 क्या कहता है, रोमन लेटर 1 कहता है इफ व्हाइट मेटल यूज्ड इन द रिकेपिंग ऑफ रोप्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट शैल नॉट एक्सीड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बाजार से आप खरीदते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कहता है व्हाइट मेटल का। और एंड इट इज टेम्परेचर व्हेन पोर्ड इनटू द सॉकेट, जब उसको सॉकेट में पोर्ड करते हैं डालते हैं तो उसकी टेम्परेचर 363 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए। 363 को टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नोटिस ऑफ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन के लिए जो नोटिस दी जाती है टू बी सेंट टू द RIM 60 डेज बिफोर। यस, ये लाइन सही है। टू कंटेंट डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इन प्रोफार्मा गिवन इन द सर्कुलर टेक्निकल 4/1986 एकदम सही है। बी नंबर को भी अपने इस टेक्निकल सर्कुलर के तहत उस प्रोफार्मा में उसकी डिटेल्स को लिख करके भेजते हैं फ्रेंड्स। टू बी गिवन इन केस ऑफ मैन वाइंडिंग ओनली, तो ये मैन वाइंडिंग के केस में ही दी जाती है क्योंकि रेगुलेशन नंबर जो अपना 77 है मैन वाइंडिंग, उसी के तहत इसको भेजी जाती है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन के लिए। टू बी गिवन टू इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मैकेनिकल इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन फ्रॉम द वन शाफ्ट टू अनदर, तो वो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में भी जो करते हैं तो मैकेनिकल इंस्पेक्टर को भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये नहीं दी हुई है आपकी सर्कुलर में, इसको आप पढ़ करके जो 4/1986 सर्कुलर है जो 60 डेज के पहले देनी है, ये मैं लिखा हूं, उसको आप करके परपोज पर्सन्स जो रहेंगे, पर्सन से राइटिंग करना है। मैन वाइंडिंग के न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन के तहत दिया हुआ है, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही है आपका CMR 77 का न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन दिया हुआ है जिसमें पर्सन की राइटिंग के लिए बात करता है। तो आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 89 नंबर क्या कहता है, वेयर ए प्रॉप इज सेट ऑन सैंड, जब प्रॉप को बालू पर खड़ा करते हैं तो फ्लैट बेस इज नॉट लेस देन थिकनेस डैश 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 लेंथ एंड विड्थ। तो इसके लिए आप याद रखते हैं फ्लैट बेस पीस जो कोल माइंस रेगुलेशन वो 124 है सिटिंग ऑफ सपोर्ट, उसमें कहते हैं 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर ए फ्लैट बेस पीस का साइज है जो प्रॉप के नीचे में रखते हैं। सी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ एनी डिटर्मिनेशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस सो द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस 0.8 सेंटीमीटर, तो 0.8 सेंटीमीटर ये प्रश्न आ चुकी है जिसको प्रत्येक 24 घंटे में और प्रत्येक 24 घंटे में एक बार जांच करनी है और 7 दिन में एक बार प्रत्येक उसके 7 दिन आगे तक जांच करनी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा, आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि इफ एनी डिटर्मिनेशन शोज द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस टू एक्सीड्स 0.8%, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन किसकी 169 का 1 का सी का आई कहता है, उसी में बात कर रहे हैं हम लोग की सैंपल एयर टेकन इंटरवल नॉट एक्सीड इन 24 आवर्स। देखिए प्रश्न में आगे 24 आवर्स सो लॉन्ग एज द कंटेंट एक्सीड द परसेंटेज, जब तक वो अधिक रहती है तब तक आपको करते रहना है 24 आवर में, और जैसे ही उससे घटती है तो 28% से घट जाती है तब भी उसके 7 दिन बाद तक आपको उसको जांच करते रहना है। तो यहां पर सी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो 19 नंबर तक के प्रश्न को आपने कर चुका है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, इसकी दूसरी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो मिसा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए फ्रेंड्स, और आगे की वीडियो में मैं इससे अधिक क्वेश्चन को लोड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।